नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए आज 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ उसकी विस्तृत व्याख्या और उससे जुड़े हुए संपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे और एक प्रश्न के द्वारा आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक, और जैसा कि आपको पता है आगामी शिक्षक भर्ती में जो 30 नंबर का ज़्यादा जो प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स, समसामयिकी और जीके जीएस इन सब चीज़ों से संबंधित होंगे। तो इसलिए इस प्रकरण को, करंट अफेयर को आज ही से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके और जो समय बचे आप अन्य विषयों पर दे सकें। ठीक, तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। आज पहला प्रश्न है, पहला करंट अफेयर्स, हाल ही में किसने टीचिंग सेटअप के लिए मोबाइल प्लेटफार्म मास्टर जी विकसित किया है? ठीक, हाल ही में किसने टीचिंग सेटअप के लिए मोबाइल प्लेटफार्म का नाम क्या है? मास्टर जी, ठीक, विकसित किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है IIT कानपुर के द्वारा। ठीक, इसके बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ नोट किया हूँ मैं। पहला देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में घर से कक्षा टीचिंग सेटअप स्थापित करने के लिए मोबाइल मास्टर जी प्लेटफार्म विकसित किया गया है। ठीक, इसके माध्यम से जो छात्र होंगे घर से ही शिक्षकों से जुड़ सकेंगे और उनके शिक्षण वीडियो को देख सकेंगे और अपनी तैयारी जारी रख सकेंगे, पढ़ाई जारी रख सकेंगे। ठीक, और आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस प्लेटफार्म के जरिए स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर को रिकॉर्ड करके ग्रामीण और ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक, और ये IIT कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, मास्टर जी प्लेटफार्म, ये ध्यान रखिएगा। इसके थ्रू बच्चे ऑनलाइन एक प्रकार से पढ़ाई कर सकेंगे। इस प्लेटफार्म के जरिए वो शैक्षणिक वीडियो को रिकॉर्ड फॉर्म में प्राप्त करेंगे, अपने मोबाइल स्मार्टफोन के जरिए वो इससे अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए और तथ्य जान लेते हैं IIT कानपुर के बारे में। ठीक, IIT कानपुर की स्थापना कब हुई? 1959 में। वर्तमान में यहाँ के निर्देशक कौन है? डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करदीकर। ठीक, प्रोफेसर अभय करदीकर हैं। और अब कानपुर सिटी के बारे में जानते हैं। कानपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और भारत का मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और लेदर सिटी भी कहा जाता है इसी को, कानपुर को। और लेदर सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर चमड़ा उद्योग से संबंधित अधिक कार्य किए जाते हैं, कई औद्योगिक फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पर हैं। ठीक, तो इसलिए इसे लेदर सिटी कहा जाता है। और पूर्व में इसे प्राचीन समय में भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। ठीक, कानपुर को केवल। ठीक, और IIT कानपुर की स्थापना 1959, निर्देशक प्रोफेसर अभय करदीकर हैं। ठीक, और कानपुर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य है, मैनचेस्टर इसको पूर्व में कहा जाता था। ठीक, और लेदर सिटी कहा जाता है। ठीक, तो ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की लेदर सिटी कौन है? तो कानपुर है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। हाल ही में किस सरकार ने ई ग्रंथालय लॉन्च किया है? ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई ग्रंथालय लॉन्च किया है? ठीक, तो ये किया गया, इसका आंसर है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ई ग्रंथालय। ठीक, एक प्रकार से पुस्तकालय है ई ग्रंथालय। ठीक, इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय
के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय की शुरुआत की है। ठीक, तो यहाँ से जान लीजिए आप मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने हाल ही में पुस्तकालय ई ग्रंथालय की स्थापना की है। यह किस लिए की है, राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय की शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक, उत्तराखंड राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं, जो राजकीय महाविद्यालय हैं, उनमें ई ग्रंथालय पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, दूसरा बिंदु जान लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं। ई ग्रंथालय को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्यालय और विश्वविद्यालय में कोई पुस्तक उपलब्ध ना होने की स्थिति में ई ग्रंथालय से पुस्तक मुहैया कराई जाएगी। ठीक, अगर विद्यालय और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के लाइब्रेरी में अगर पुस्तकों की किसी की उपलब्धता नहीं है, कमी है, तो उस कमी को दूर किया जाएगा इस ई ग्रंथालय पुस्तकालय के माध्यम से आपको प्राप्त करना होगा, प्रदान की जाएगी ई ग्रंथालय से वो पुस्तकें जो आपके विद्यालय या महाविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में आपके उपलब्ध नहीं हैं। ठीक, तो उनको यहाँ से ई ग्रंथालय से प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक, अब आइए जान लेते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ठीक यहाँ के राज्यपाल हैं। और उत्तराखंड राज्य से जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में ही आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। और ये मैं पिछले कई बार उत्तराखंड राज्य का जहाँ करंट अफेयर्स आता मैं ज़रूर बताता हूँ इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो आप इसको अगर पिछली वीडियो हमारे देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे, और नहीं देखें तो आज इसको विस्तृत रूप से जान लीजिए। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का क्या है, भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है, सबसे प्राचीन नेशनल पार्क, सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। ठीक, और इसका प्राचीन नाम का हेली नेशनल पार्क इसको कहा जाता था। ठीक, हेली नेशनल पार्क इसका प्राचीन नाम है और ये भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। और अगर उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क पूछा जाए, राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, तो वहाँ पर आप लिखेंगे दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन है। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क अगर पूछा जाता तो दुधवा नेशनल पार्क, और भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक, यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। प्राचीन में इसको हेली नाम से हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। ठीक, और इसकी इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई है 1936 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक, चिपको आंदोलन यहीं से शुरू किया गया था। ठीक, उत्तराखंड राज्य से ही। तो ये सब यहाँ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको हमेशा मैं बताता रहूँगा जब जब उत्तराखंड जिक्र में आएगा आने वाले वीडियोज़ों में करंट अफेयर्स के, तो मैं बताता रहूँगा। बाकी आज आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वकीलों के लिए 3000 रुपये के वजीफ़ा की घोषणा की है? ठीक, किस राज्य सरकार ने वकीलों के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह वजीफ़ा की घोषणा की है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वकीलों को 3000 रुपये का वजीफ़ा देने की घोषणा की है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इसको और विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए जूनियर वकीलों को अगले 2 साल तक 3000 रुपये प्रतिमाह की वजीफे की औपचारिक घोषणा की है। ठीक,
जो जूनियर वकील हैं उनकी वित्तीय कठिनाई, आर्थिक रूप से जो कठिनाई आ रही है उससे निपटने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। इसका यही उद्देश्य है कि 3,000 रुपये उनको दिया जाएगा। ठीक, 3,000 रुपये किनको दिया जाएगा? जूनियर वकीलों को जो वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे हैं या जिनको आर्थिक रूप से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, उनको 3,000 रुपये प्रति माह वजीफे के रूप में दिए जाने की औपचारिक घोषणा की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक, अब आइए तमिलनाडु राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ठीक, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी है। नृत्य यहाँ का भारतनाट्यम है। ये नृत्य मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये परीक्षाओं में खासकर पूछा जाता है। ठीक, भारतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? ठीक, तो इसको इसलिए मैंने इस पॉइंट को नोट किया। इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नृत्य भारतनाट्यम है यहाँ का। ठीक, और राज्यपाल यहाँ के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, अब नृत्य हो गया। ठीक, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अब इससे जुड़े और तथ्य जान लेते हैं। 3,000 रुपये का वजीफा, हाँ ठीक, तमिलनाडु राज्य को दिया जाता है, सही है। और ये तमिलनाडु राज्य से जुड़े ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, ये नृत्य वाला। ठीक, कि भारतनाट्यम जो नृत्य है वो किस राज्य का है? तो तमिलनाडु राज्य। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये राज्यपाल यहाँ से महत्वपूर्ण है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक, तो आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कोरोना अवशिष्ट के लिए पीले डस्टबिन उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक, पीले डस्टबिन उपयोग करने वाला पहला राज्य नहीं, सॉरी, पहला शहर कौन बना है? ठीक, कोरोना अवशिष्ट को, जैसे बेस्ट मटेरियल जो कोरोना संक्रमण से हैं, जैसे दस्ताना हो गया, ठीक, मास्क हो गया और सब चीज़ें जो भी उपयोग में लाई जाती हैं चिकित्सालय के समय, ठीक, उसके बाद से उसको बेस्ट मटेरियल के रूप में जब बाहर फेंका जाता है तो उसको एक अलग कूड़े के डब्बे में इसको रखा गया, पीले रंग के। ठीक, पीले डस्टबिन का उपयोग किया गया। और एक किस शहर के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है इंदौर शहर के द्वारा। ठीक, इंदौर शहर में ऐसा किया गया है। और इंदौर शहर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, अगर इसको घुमा के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, राज्य अगर पूछ लिया किस राज्य में ऐसा किया गया तो मध्य प्रदेश में, और शहर पूछता है तो मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में। ठीक, ये पीले डस्टबिन का उपयोग किया गया है कोरोना अवशिष्ट को रखने के लिए। ठीक, अब आइए इससे जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पहला है, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर नगर निगम में कोरोना अवशिष्ट पदार्थों के लिए पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करने की घोषणा की गई है। ठीक, ये इंदौर नगर निगम के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक, दूसरा पॉइंट जान लेते हैं। भारत के टॉप 10 स्वच्छ शहरों की सूची में इंदौर पहले स्थान पर है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इंदौर क्या है? भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर है। जब सर्वेक्षण किया गया इसका स्वच्छ शहरों का तो इंदौर उसमें क्या है? प्रथम स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और कोरोना अवशिष्ट के लिए अलग से कूड़ेदान रखने वाला पहला शहर बना है। ये दोनों यहाँ से ये करंट अफेयर्स के पॉइंट जो हैं इम्पोर्टेंट है कि अलग से कोरोना वायरस के अवशिष्ट के लिए कूड़ेदान रखने वाला पहला शहर तो इंदौर है, और सबसे स्वच्छ शहर भारत का जो है वो इंदौर है। और ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक, अब मध्य प्रदेश राज्य की बात आई, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर या राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और ये जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है ये लगातार 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, और गवर्नर लालजी टंडन है जिनके भी हाल ही में अनुपस्थिति में इनका कार्यभार है अतिरिक्त रूप से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है। ठीक, अतिरिक्त कार्यभार के रूप में जब तक ये कार्यभार नहीं संभालते तब तक वो देखेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट घटना है। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी जान लेते हैं। स्थापना
1 नवंबर 1956 को, ठीक, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है। और मध्य प्रदेश से जुड़े 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत इम्पोर्टेंट है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको जान लेते हैं। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बांधवगढ़। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ये परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं ज़्यादातर, इसलिए हमने इसको बता दिया आपको, ठीक। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे चीज़ों को। और मित्रों पूरा वीडियो देखा करिए, जब तक पूरा नहीं देखेंगे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, कितना सही है कितना गलत है स्पष्ट रूप से। इसलिए पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में चीज़ें हमें एक्स्ट्रा कुछ मिल रही हैं, एक प्रश्न से जुड़ते हुए और तथ्यों को बताया जा रहा है, जिससे हमारा जीके के साथ साथ जीएस भी तैयार हो रहा है, ठीक। अब आइए अगला नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का शुभारंभ किया है, ठीक। अभियान का क्या नाम है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का शुभारंभ किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली, ठीक। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, दिल्ली सरकार ने एक मेगा वृक्ष रोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ शुरू करने का निर्णय लिया है। दूसरा पॉइंट है, यह अभियान 10 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा, ठीक। अभी ये शुरू होगा 10 जुलाई से और कब तक चलेगा? 26 जुलाई तक, ठीक। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, यह अभियान दिल्ली और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण कम करने के लिए है। ऐसा क्यों किया? वायु प्रदूषण कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिससे हरित आवरण यानी हरे पेड़ पौधों का जो क्षेत्र हो थोड़ा बढ़े, इससे बढ़ावा मिले और वायु प्रदूषण कम हो, इसलिए ये किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही है इस अभियान का, ठीक। अब दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है आपके। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? अरविंद केजरीवाल, और ये लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं या मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल हैं अनिल बैजल, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ठीक, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, वो भी दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना था दिल्ली, ठीक। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये स्वयं की राजधानी दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, यह ऐसा राज्य जो स्वयं की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, इसलिए। और यहाँ पर जान लेते हैं लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा सीट है 7, राज्यसभा 3 और विधानसभा की सीटें हैं 70, ठीक। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे अच्छे से इस प्रश्न को, ठीक। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का शुभारंभ इस अभियान का किस सरकार के द्वारा किया गया है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है, ठीक। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम, ठीक, के लिए $750 मिलियन की मंजूरी दी है? तो ये दिया है विश्व बैंक ने, इसका आंसर है विश्व बैंक, ठीक। इस कार्यक्रम के बारे में और तथ्य जान लेते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट से पूरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक। इस एमएसएमई के लिए जो $750 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम में जो है उसका उद्देश्य यही है कि जो कोविड-19 के संकट से, कोरोना वायरस के संकट से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, उसी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक, इसका उद्देश्य है। अब जान लेते हैं एमएसएमई के बारे में। इसका फुल फॉर्म
तो एम से होता माइक्रो, एस से स्मॉल, एंड एम से मीडियम, ई से इंटरप्राइजेज। ठीक, MSME का ही फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक, और MSME की स्थापना कब हुई है? 2007 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब आइए विश्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ठीक, स्थापना विश्व बैंक की कब हुई? जुलाई 1944 में। ठीक, जुलाई 1944 में। और मुख्यालय वाशिंगटन में है। ठीक, और MD एंड CEO वहाँ के कौन? अंशुला कांत। ठीक, और अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। ठीक, ये ज़्यादातर पूछा जाता है अध्यक्ष वाला। ठीक, इसको ध्यान रखिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास हैं। ठीक, और MD और CEO कौन है? अंशुला कांत। ठीक, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। स्थापना 1944 में हुई थी विश्व बैंक की। ठीक, तो ये रहे इस प्रश्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ है, यह कौन थी? ठीक, हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ, यह कौन थी? तो इनका आंसर है इस प्रश्न का कोरियोग्राफर है थी। ठीक, सरोज खान क्या थी? कोरियोग्राफर थी, फिल्मी जगत से जुड़ी हुई थी। ठीक, और इसके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। सरोज खान को देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम तमिल फिल्म जो थी, ठीक, के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, खलनायक और चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इन्होंने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं, सम्मानित इनको किया गया 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से। किन किन फिल्मों के लिए? देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम जो कि तमिल फिल्म है। ठीक, इन तीनों फिल्मों के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ठीक, और इसके अलावा भी हम दिल दे चुके सनम, खलनायक और चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्होंने जीता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? ठीक, हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी के द्वारा मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देख लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह, ठीक, द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के संचालन का दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये गिरिराज सिंह जी के द्वारा जारी किया गया। और केंद्रीय क्या चीज़ है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह। ठीक, यहाँ से आप जान जाइए कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। ठीक, और इनका चुनावी क्षेत्र कहाँ पर है? कहाँ से इन्होंने चुनाव जीता है? तो इन्होंने चुनाव जीता है बेगूसराय से। बेगूसराय से इन्होंने चुनाव जीता था। ठीक, इनके अपोजिशन में कौन थे? विपक्ष में इनके कौन खड़े थे? तो डॉक्टर कन्हैया कुमार। ठीक, और इन्होंने लगभग 2 लाख वोटों से कन्हैया कुमार को हराया था और इन्होंने वहाँ पर बेगूसराय में जीत हासिल की थी, गिरिराज सिंह। ठीक, और ये क्या है? वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने पहले संस्करण मत्स्य संपदा के पहले संस्करण का संचालन करने का दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक, और डॉक्टर कन्हैया कुमार इनके विपक्ष में खड़े थे, जो लगभग 2 लाख वोटों से हार गए थे और इन्होंने 2 लाख वोटों से विजय प्राप्त की थी बेगूसराय सीट से। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं।
हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? ठीक, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर है शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। और इसके बारे में और पॉइंट्स जान लेते हैं। शशांक मनोहर के उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। ठीक, जब तक शशांक मनोहर की जगह कोई नए अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं, ठीक, तब तक उसका अतिरिक्त कार्यभार आईसीसी के जो उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा संभाल रहे हैं। ठीक, अतिरिक्त कार्यभार। अब आइए देखते हैं आईसीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, और पूरे विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है आईसीसी। स्थापना कब हुआ है? 15 जून 1909 को। मुख्यालय स्थित है दुबई में। ठीक, और इससे जुड़े और तथ्य जान लेता है। आईसीसी पूरे विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। भारत में कौन रेगुलेट करता है ये भी जान लेते हैं। तो भारत में जो क्रिकेट मैच को रेगुलेट करती है वो है बीसीसीआई। ठीक, बीसीसीआई ये रेगुलेट करती है भारत में होने वाले मैच को। ठीक, भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करती है। ठीक, और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली क्या हैं? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक, और एमडी एंड सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ राहुल जौहरी। राहुल जौहरी हैं। और सचिव कौन है? सचिव हैं जय शाह। जय शाह। ठीक, ये बीसीसीआई से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे। ये भारत में ये संस्था ऐसी है जो क्या करती है? भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करती है। ठीक, और आईसीसी जो है पूरे विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक, और अब आइए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। फोनपे ने यूपीआई बैंकिंग मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ठीक, फोनपे ने यूपीआई बैंकिंग मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। ठीक, फोनपे के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्थापना फोनपे की कब हुई? 2015 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। सीईओ कौन है? समीर निगम। ठीक, और यूपीआई का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, इसका फुल फॉर्म है। और यूपीआई का मतलब आपको बता दें, यूपीआई के माध्यम से हम कहीं भी किसी भी समय पैसा भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं। ठीक, इससे जो आदान प्रदान की पैसों की प्रक्रिया आसान हुई है। ठीक, आईसीआई बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। आईसीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, और स्थापना कब हुआ? 1994 में। आईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक, और एमडी एंड सीईओ कौन इसके हैं? एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी इसके एमडी और सीईओ हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ये रहा इस प्रश्न के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। फोनपे ने यूपीआई बैंकिंग मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ। ठीक, और फोनपे की स्थापना 2015 में हुई है। मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। सीईओ कौन है? समीर निगम है। ठीक, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1994 में हुआ। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। अब आइए इस वीडियो के लास्ट ये सभी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न
जो आज की वीडियो में चर्चा होने थे मैंने कर दिया आपके सामने। ठीक, अब आइए एक प्रश्न मैं देता हूं जिसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रिवीजन भी इससे होता रहेगा, इसलिए पिछला एक प्रश्न रहेगा, रिवीजन के लिए हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर कल हम जब आएंगे वीडियो लेकर के तो आपको पहले उस प्रश्न का जवाब बताएंगे, फिर आगे के प्रश्न करेंगे। और डेली ऐसे एक एक जो पिछला पढ़ा गया है करंट अफेयर्स उसको रिवीजन के थ्रू हम कमेंट बॉक्स में प्रश्न का जवाब के लिए देते रहेंगे, जिससे आपका वो तैयार होता रहेगा और रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं वो जवाब जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। किस राज्य सरकार ने, आइए आपके सामने वो प्रश्न मैं दे रहा हूं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। समझ लीजिए क्या पूछा जा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। जो भी हम प्रश्न रिवीजन के लिए देंगे वो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, वही प्रश्न यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा। ठीक, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? ठीक, प्रोजेक्ट प्लेटिना जो प्रोजेक्ट है प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग का, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना और उसका उद्देश्य भी बताना है। और एक्स्ट्रा तथ्य अगर आप इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो उसको भी लिखिए, इससे आपका ही तैयार होगा और कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, और इसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो आज के रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो प्रश्न हम पूछें इसका आप जवाब आवश्यक रूप से कमेंट बॉक्स में दें, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, डेली मैं एक एक प्रश्न देता रहूँगा, जिससे हम लोग जो पीछे पढ़े हैं उसका रिवीजन होता रहेगा, और बाकी 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डेली देखते ही हैं। ठीक, और आगे आने वाले समय में देखेंगे। ठीक, तो ये रहे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको तैयारी से इसमें मदद मिली हो, तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अन्य मित्रों के पास शेयर अवश्य कर दिया करें। लाइक करें या ना करें, शेयर कर दिया करें, जिससे और भी साथी जो हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कर सकें और विस्तृत रूपों से किसी करंट अफेयर्स के बारे में जानें और तैयारी कर सकें। ठीक, तो धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।